Hello everyone, I'm Ronak Jain and today I'm back with another video where I'll be doing an analysis of certified copy for the subject direct tax laws. So as you all know, हमारा पेपर नंबर 7 एट द सीए फाइनल स्टेज इज डायरेक्ट टैक्स लॉस और ये सब्जेक्ट काफी वास्ट है। काफी स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। मुझे पर्सनली हमारे अटेम्प्ट में इस सब्जेक्ट के लिए 2.5 डेज मिले थे इस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ गेटिंग 2.5 डेज फॉर प्रिपरेशन मुझे लगा कि वो भी बहुत कम है कंसिडरिंग द डेप्थ एंड द वास्टनेस ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि काफी सारे प्रोविजंस कवर करने रहते हैं इस सब्जेक्ट में अलोंग विथ सॉल्विंग द सम्स। सो आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ माय सर्टिफाइड कॉपी विद द सजेस्टेड आंसर्स एज रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, आई फाउंड सर्टेन ट्रेंड्स, कैसे मार्किंग होती है हमारे आंसर्स में। तो उसका एनालिसिस करने के बाद आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शेयर विच आर द एरियाज यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रेजेंटिंग योर आंसर्स व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस पेपर। So let's begin, friends. As you can see, I have scored 51 mark in the descriptive portion. 50.5 translates to 51 in your mark sheet. And as far as MCQs are concerned, मुझे 23 marks मिले MCQs में. So all in all, मैंने 100 में से 74 marks score किए इस पेपर पे। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेंड नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी थियरी पूछी जाती है इंटरनेशनल टैक्सेशन से, जो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं गया था। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड की question number 6 will be an optional question for me. Let's begin. I started attempting the first question, which was question number 3. So question number 3 was a question from charitable trusts institute. हर अटेम्प्ट में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से एक क्वेश्चन तो गारंटी पूछता है, लेकिन जनरली इट इज अ क्वेश्चन विच इज कंप्यूटेशन बेस्ड, लाइक यू हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट टैक्स। तो कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, लेकिन इस अटेम्प्ट में इट वाज अ केस स्टडी ऑन मुक्ति फाउंडेशन एंड चार केसेस दिए गए थे, जिसमें हमारे प्रोविजंस टेस्ट करके हमको डायरेक्टली उसका आंसर लिखना था। सो इट वाज 2 मार्क्स ईच। एंड अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, काफी इजी था। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। सो इन दैट केस मैंने, अगर आप देखोगे तो पहले सेक्शन को कोट कर दिया यहाँ पे 12AB। सिंस द चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड इट इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 11 एंड 12। ये मैंने एक्सप्लेनेशन देने के बाद सीधा मैं आंसर्स लिखने में आया। अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो सजेस्टेड आंसर में काफी डिटेल्स दी गई है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जब आंसर लिखता गया तो अंडरलाइन कर दिए जो कीवर्ड्स थे, जैसे कि यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट को कैश बेसिस पे एक्सपेंस का अलाउंस नहीं मिलता, आई मीन अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलता, ओनली कैश बेसिस पे एक्सपेंसेस का अलाउंस मिलता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड। तो अगर आप देखोगे तो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। सो एग्जामिनर को जब वो करेक्ट कर रहा था, सो अगर इवन इफ वो यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड्स को देख लेगा तो उसे आंसर का पता चल जाएगा। सो इसी तरह मैंने हर सब पार्ट्स के लिए यहाँ पे अंडरलाइन दी है, like trusts are not eligible for any exemption under section 10 except 10 subsection 1, 1046 और 1023C। so यहाँ पे मैंने इसी तरह अंडरलाइन करके अपने जो कीवर्ड्स है वो हाईलाइट कर दी है। सो एग्जामिनर को इजी हो, इतने बड़े आंसर्स में वो खाली अगर कीवर्ड्स रीड करे तो उसे आंसर का पता चल जाए। जहां जहां पे भी रेलेवेंट सेक्शंस एप्लीकेबल थे मैंने वो मार्क कर दिए यहाँ पे, और इसी तरह मैंने अपना आंसर कंप्लीट किया। अगर आप देखोगे तो आप भी अपने कीवर्ड्स ऐसे ही अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर को काफी इजी रहेगा आपका आंसर करेक्ट करने में। सो आई स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 8 इन दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 सबसेक्शन बी। दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन डीटीडब्ल्यूए। अगेन इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जो हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन डीटीडब्ल्यूए से आता ही है। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो अगर आप देखोगे तो इट वाज अ कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे कोई भी लाइनिंग नहीं की है, खाली पर्टिकुलर्स रुपीस लिखकर मैंने सीधा अपना कैलकुलेशन कर दिया है। चार जो भी हेड्स है, हेड्स ऑफ इनकम, उन्हें अलग अलग मेंशन कर दिए है। सो आपको अगेन लाइनिंग में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधा आंसर्स पे फोकस करना है। आप देखोगे मैंने प्रेजेंटेशन मेरा इतना नीट भी नहीं है, मैंने यहाँ पे लाइन के बीच में भी लिखा है, बट अनलेस एंड अदरवाइज योर फिगर्स आर करेक्ट आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा। अगर आप देखोगे मेरे यहाँ पे आंसर्स मैच कर रहे हैं बिल्कुल इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आपको सेपरेटली मेंशन करना है, उसके बाद डिडक्शंस और फिर नेट टोटल इनकम मेंशन की है मैंने, कहीं पे भी लाइनिंग नहीं की है। और नेट टोटल इनकम लिखने के बाद जो 21,26,000 है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इसको लिखने के बाद मैंने टैक्स यहीं पे कैलकुलेट किया है इसी तरह के फॉर्मेट में, और एंड में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और रिबेट को मेंशन करके टैक्स लायबिलिटी 146,766 मेंशन की है, जो इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच कर रही है।
यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक है कि मैंने राउंड ऑफ करना मिस कर दिया था इस क्वेश्चन में, लेकिन थैंकफुली मेरे इस क्वेश्चन में राउंड ऑफ ना करने की वजह से मेरे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए। आई स्टिल स्कोर्ड द फुल मार्क्स विच इज 6 आउट ऑफ 6। जरूर एंड में मैंने वर्किंग नोट दिखा दी थी यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लिए थे कि कब रिबेट अंडर सेक्शन 91 इज एलिजिबल, दो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर्स में लिखे नहीं है, दो मैंने ये अपने आंसर में लिख लिए थे क्योंकि आई फेल्ट आई हैड टाइम और मैं प्रिपेयर करके गया था, तो मैंने लिख लिया था ये। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2A, इट वाज अ क्वेश्चन ऑन मैट। अगेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगर आप देखोगे मैंने स्टार्टिंग में कंपनी का नाम लिख लिया, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स, असेसमेंट ईयर मेंशन कर दिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। लाइंस नहीं करोगे चलेगा, लेकिन आपको ये सब चीजें जरूर मेंशन करनी है अपने आंसर्स में, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने प्रेजेंटेशन सही तरीके से किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखोगे अगर, तो पहले नेट प्रॉफिट लिख के एडजस्टमेंट्स करने शुरू किए, ऐड किए मैंने। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन थे हर एडजस्टमेंट्स के, मैंने उसी आइटम के नीचे ही लिखे। आई डिडंट राइट इट सेपरेटली इन वर्किंग नोट्स, बिकॉज आई फेल्ट कि उस केस में मुझे काफी बार पेजेस को रोटेट करना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा, और उसमें मेरा काफी टाइम जाएगा। तो इन एग्जामिनर को भी यहीं पे अगर मैं एक्सप्लेनेशन लिखूंगा तो उसे भी मार्किंग देने में इजी रहेगा। तो आई सजेस्ट यू ऑल ऑल्सो कि आप अपने जब एक्सप्लेनेशन लिखो तो उसी आइटम के अंडर में आप लिख लो, तो दैट वुड बी एन आइडियल केस। तो जो भी एडजस्टमेंट्स थे, इन इफ एट ऑल मतलब नील भी एडजस्टमेंट्स थे तो भी मैंने उन्हें मेंशन किया। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। और अगर आप आगे भी देखोगे तो हर एक एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका एक सेपरेट लाइन आइटम में मैंने एडजस्टमेंट दिए थे, और हर जगह मेरी मार्किंग हुई थी। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट के आंसर में प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम टैक्स 2,75,000 जो है, ये मैंने अपने आंसर में मैंने मार्क नहीं किया था। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आई हैड नॉट रिटन इन माई आंसर, जिसकी वजह से मेरा फाइनल आंसर मैच नहीं हो रहा है इंस्टीट्यूट से 9668 while I have got 9393। so even in that case मेरा उसकी वजह से मेरा मैथ का जो कैलकुलेशन है वो भी गलत हुआ इंस्टीट्यूट से, लेकिन आई स्टिल स्कोर 6.5 मार्क्स आउट ऑफ 8 मार्क्स। सो आई वुड लाइक टू से दैट इवन अगर आपका एक या दो आइटम गलत हो जाए और जिसकी वजह से आपका फाइनल आंसर भी गलत हो जाए, यू शुड नॉट लूज होप, बिकॉज आपके दूसरे एडजस्टमेंट्स की वजह से आपको जरूर मार्किंग मिलेगी। सो मैंने यहाँ पे एक गलती की जिसकी वजह से मेरा फाइनल आंसर गलत हो गया, लेकिन आई लॉस्ट 1.5 मार्क्स हियर व्हिच आई थिंक इज फेयर इनफ। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड अगेन कीप इन माइंड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2B, इट वाज अ क्वेश्चन ऑन सेक्शन 44 BBA। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में सेक्शन मेंशन किया और कुछ क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड दिया, प्रोविजंस मेंशन किए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या गलती की, मैंने आंसर बिल्कुल सही लिखा, लेकिन जो ये 90 लाख है मैंने इसे ही प्रिजम्पटिव इनकम ट्रीट कर लिया और इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया एट 5%, जबकि 5% कैलकुलेट करने के बाद हमें प्रिजम्पटिव इनकम मिलता है। सो दैट वाज अ मिस्टेक आई डिड। सो हियर 4,50,000 इज द प्रिजम्पटिव इनकम while I treated 90 lakhs as the presumptive income, so which जिसकी वजह से I got only 0.5 out of 3 marks. So that was a silly mistake which I committed, and which you should avoid while writing your exam. Moving on to question 2B, it was a question from non-resident taxation, non-resident Indian की taxation के ऊपर ये question था। So this was a question which I attended properly. यहाँ पे मुझे full marks मिले 3 out of 3। अगेन मैंने कुछ लाइनिंग नहीं की, यहाँ पे सीधा कंप्यूटेशन किया, और यहाँ पे एक असम्पशन था कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो है वो फॉरेन करेंसी में परचेज किए गए हैं। सो ये ओनली इन दैट केस ये कंप्यूटेशन फॉलो होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी दिया है यहाँ पे कि अगर इन केस अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ इट इज अस्यूम दैट अनलिस्टेड शेयर्स आर नॉट परचेज्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, इंडेक्सेशन प्रोविजन अंडर नॉर्मल प्रोविजंस वुड बी अवेलेबल। सो उस केस में नॉर्मल प्रोविजंस में कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। हाउएवर आई टुक दिस असम्पशन और मैंने इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड आई स्टिल मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स। यहाँ पे मुझे सेक्शन नंबर और चैप्टर नंबर ठीक से याद नहीं था, इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो, लेकिन स्टिल आई स्कोर फुल मार्क्स। सो इस क्वेश्चन में सेक्शन मैंने मेंशन नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ दैट आई गॉट फुल मार्क्स। सो आई वुड सजेस्ट दैट अगर आपको सेक्शन नंबर याद ना हो तो आपको वो मेंशन नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4A, दिस वाज अ क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो इट वाज अ क्वेश्चन ऑन TDS और TCS। इसमें मैंने मेरा आंसर जो है वो गलत था। आई हैड टेकन 0.5%, मेरा जो कैलकुलेशन है वो गलत था,
क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 5% से कैलकुलेशन किया है और 4,75,000, जबकि मैंने 0.5% ऑफ 6,50,000 लिया है, बट स्टिल आई रोट द प्रोविजंस हियर। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको पहले सेक्शन कोट करना है और एक बार प्रोविजन जरूर हाईलाइट करना है। मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन जरूर गलत हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने प्रोविजन सही लिखे थे, इसकी वजह से आई गॉट 1 आउट ऑफ 3 मार्क्स। सो दैट वुड ऑलवेज हेल्प यू इफ यू राइट द प्रोविजंस फर्स्ट। Moving on to question number 4A2, it was a question on section 194 IA. Again, this was a question which I attended properly. यहाँ पे 194 IA और 194 H का एक mixed question था ये, तो I attended it properly, so I got 3 out of 3 here. Moving on to question number 4B3, it was actually a case law related question to 194A, जहाँ पे आपका FDs held in the name of registrar, तो उस केस में क्या TDS डिडक्ट होगा या नहीं। तो इट वॉज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। मैंने सिंपली ये लिखा कि इट इज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, इसलिए टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ने काफी कुछ लिखा है इस आंसर में। स्टिल आई गॉट 2 आउट ऑफ 2, सो दैट वुड बी अनदर ऑब्जर्वेशन। Moving on to question number 4B, it was a question on transfer pricing. Again, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑलवेज मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। यहाँ पे मैंने लैक्स के मल्टीपल में सॉल्व किया है क्वेश्चन। पहले कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया था कि क्यू SHQ एंड पारस इनकॉर्पोरेशन आर एसोसिएटेड पर्संस। सो उसके बाद जब कंप्यूटेशन किया मैंने, तो अगर आप देखोगे तो मेरे स्टेप्स जो है फंक्शनल एडजस्टमेंट्स, आप अगर देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग डिनोमिनेशन लिया है, मैंने अलग डिनोमिनेशन लिया है, लेकिन एट द एंड जो मेरा आंसर है प्राइमरी एडजस्टमेंट, इट इज मैचिंग विद इंस्टीट्यूट। सो in that case I got the entire marks, after which we had to say whether secondary adjustment is applicable or not। ये हमें एक्सप्लेन करना था। ये सब एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे की, और यहाँ पे अगेन मैंने अंडरलाइनिंग की जो भी इंपॉर्टेंस थे। 90 days ट्रीटेड एज एडवांस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, तो इससे एग्जामिनर को काफी इजी हो जाता है आपका आंसर चेक करने में। यहाँ पे मैंने रेट लिख लिया था, और टुवर्ड्स द एंड मैंने एक कैलकुलेशन करके दे दिया था कि क्या रेट से जो है एसएससी को टैक्स पे करना है। सो विच वाज मैचिंग विद द आंसर। सो इन दिस केस आई गॉट 1.5 in this question, which this was a 6 marker question. Moving on to question number 1, एज ऑलवेज मैंने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ब्रीज डेंटल केयर लिमिटेड मेंशन किया, असेसमेंट ईयर मेंशन किए, कुछ भी लाइनिंग नहीं की मैंने। यहाँ पे हेड्स मेंशन किए अपने, और आई वेंट ऑन टू राइट द आंसर। अगेन मैंने हर एक एडजस्टमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन वही का वही लिख लिया ताकि एग्जामिनर को इजी हो करेक्शन में। सो इफ यू सी, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं क्विकली हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉस ऑन मशीनरी, यहाँ पे 25 lakhs माइनस 7,80,000 जो स्क्रैप की वैल्यू है, मैंने नेट फिगर यहाँ पे शो किया है 17,20,000, जबकि इंस्टीट्यूट ने 25 lakhs को सेपरेटली यहाँ पे ऐड किया है, और नीचे सेपरेटली इन्होंने 7,80,000 को माइनस किया है। सो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, आई स्टिल गॉट द कंप्लीट मार्क्स फॉर दैट। यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, तो आपको वो बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप मार्क्स लूज नहीं करोगे। सो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दैट। एंड लाइक यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन अर्निंग डिविडेंड इनकम, इंस्टीट्यूट ने 15,000 का एक्सपेंस यहाँ पे एड बैक किया, और जो डिविडेंड अमाउंट था उसे सेपरेटली यहाँ पे लेस किया है, जबकि मैंने अपने आंसर में डिविडेंड को और एक्सपेंसेस को एक एज ए नेट फिगर यहाँ पे लेस करके दिखाया है। सो अगेन इंस्टीट्यूट हैज गिवन मी मार्क्स फॉर दैट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। फिर जब डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हुआ, मैंने एडिशनल डिप्रिसिएशन का एक सेपरेटली वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन किया था। यहाँ पे डिप्रिसिएशन, सो ऑल ऑफ माय एडजस्टमेंट्स वेर करेक्ट, ओनली डिप्रिसिएशन का जो मेरा फिगर है वो गलत है। अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने 60,10,500 कैलकुलेट किया है, तो मेरा यहाँ पे डिप्रिसिएशन गलत था, बट एडिशनल डिप्रिसिएशन वाज राइट। ये वर्किंग नोट मैंने बनाई थी, काफी अनटाइडी है, लेकिन मेरा जो फाइनल आंसर वो करेक्ट आ रहा है। सो इंस्टीट्यूट हैज अवॉर्डेड मी मार्क्स फॉर दिस, लाइक यू कैन सी 3 मार्क्स हियर। सो सिंस डिप्रिसिएशन का फिगर मेरा गलत था, मेरा टोटल इनकम जो है उतने ही अमाउंट से आप देख सकते हो मेरे इंस्टीट्यूट के आंसर से डिफर कर रहा है, और टैक्स भी सब्सिक्वेंटली मेरा गलत कैलकुलेट हुआ। तो इसकी वजह से आई स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 14। सो खाली एक मिस्टेक की मैंने डेप्रिसिएशन में, उसकी वजह से आई लॉस्ट 4 मार्क्स। तो विच आई थिंक बिकॉज मेरा टैक्स का कैलकुलेशन भी गलत हो गया होगा, और मेरा डिप्रिसिएशन में भी आई मस्ट हैव लॉस्ट 2 मार्क्स अराउंड।
Moving on, question number 1 अटेंड करने के बाद I attended question number 5 because I was the least confident in this question because case laws पूछे गए थे as always, as हर attempt में institute case laws पूछता है इस question में. I attended question number 5B first, which was a question on equalization levy. It was, a question on interest calculation. What would be the amount of equalization levy which the assessee would have to pay, और penalty का amount कितना रहेगा. So two independent cases थे. मैंने यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी का अमाउंट दिखाया, किस डेट तक डिपॉजिट करना है ये दिखाया, इंटरेस्ट अमाउंट भी कैलकुलेशन किया और पेनाल्टी भी यहाँ पे मैंने बता दी है. सो एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने ठीक से अटेंड किया, लेकिन जो सेकंड पार्ट था, इफ यू लुक एट इंस्टीट्यूट्स आंसर, मैंने वो ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं किया है. इन द सेंस मुझे सेपरेटली सेकंड केस का सेपरेट एनालिसिस करना था, लेकिन मैंने यहीं पे इसका एक पैराग्राफ लिख के बता दिया था. So that is the reason probably I lost 2 marks here. So I scored 4 out of 6 in this question. Moving on, मैंने फाइनली केस लॉस अटेंड किए, जो कि काइंड ऑफ मुझे ज्यादा मेरे पास था नहीं लिखने का, क्योंकि टाइम भी नहीं था, और आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड ऑन दिस पार्ट. जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो आई स्कोर्ड 1 mark in the first case law and 0 marks in the last case law. अगेन यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि इंस्टीट्यूट हर बार अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में 10 से 12 केस लॉस रिलीज करता है, तो आपको वो जरूर गो थ्रू करके जाना है, क्योंकि हाई चांस है कि उस 10 या 12 केस लॉस में से एटलीस्ट 1, और अगर आप लकी हो तो 2 केस लॉस जरूर पूछता है इंस्टीट्यूट. सो अगर आप वो प्रिपेयर करो तो आप वहां पे अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो केस लॉस के. एज यू कैन सी आई स्कोर्ड ओनली 1 mark आउट ऑफ 8 marks इन दिस क्वेश्चन एज फार एज केस लॉस आर कंसिडर्ड. तो आपको वो बात जरूर ध्यान में रखनी है कि स्टैट्यूटरी अपडेट आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, राइट. सो यू कैन स्कोर बिग ऑन केस लॉस इन दैट केस. So right friends, this was the analysis of direct tax laws. I hope you found this video useful. If you found this video useful, do subscribe to my channel, share it with your friends, and I'll be back with another analysis of a different subject, a different certified copy of mine. Till then, stay tuned. Thank you everyone.